प्यारे किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, इनोवेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बठिंडा से। तो आज हम किसान भाइयों बात करेंगे जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के या कृत्रिम गर्भधान के हम लोगों को क्या क्या फ़ायदे हैं। जो नेचर ने हम लोगों को फैसिलिटी दी है वो है नेचुरल सर्विस की, लेकिन इस नेचुरल सर्विस को हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ज़रिए सीमन का डिपॉजिट शुरू कर दिया है। लेकिन इस सब चीज़ के हम लोगों के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों हम लोगों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे आना पड़ा। अगर हम केवल हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के भीतर जितनी ब्रीडेबल काउज एंड बफलोज हैं, तो उसमें जो दूध की प्रोडक्शन है उनकी जो मात्रा है, चाहे वो संसार में सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्रति पशु दूध की जो प्रोडक्शन बहुत कम है। उन पशुओं की अगर हम नस्ल सुधार करना चाहें तो उसमें दूध की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ सकती है। लेकिन अगर हम उसकी नस्ल सुधार करना चाहें और इस प्रोग्राम को सारे हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट करना चाहें, या सारे हिंदुस्तान की ब्रीडेबल काउज और बफलोस को हम कवर करना चाहें, तो इसमें नेचुरल सर्विस पे हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। इसमें हमेशा हम लोगों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन ये कैसे हम लोगों के लिए लाभदायक है, अगर इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो सबसे पहले जब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं तो इसके ज़रिए सीमन को मादा के प्रजनन अंगों के भीतर एक स्पेशल जगह पे रखा जाता है। लेकिन जो सीमन हम लोग रखते हैं वो ऐसे नहीं कि हम लोग ऐसे ही किसी बुल्स का सीमन रख लेते हैं। जिन बुल्स से सीमन का कलेक्शन किया जाता है सारे हिंदुस्तान लेवल पे, उस बुल्स को हम लोग प्रूवन बुल्स बोलते हैं, या हम लोग उसको जीनोमिक बुल्स बोलते हैं। प्रूवन बुल्स का हमारे किसान भाइयों को पता होना चाहिए कि प्रूवन बुल्स से भाव क्या है। प्रूवन बुल से भाव क्या है, अगर कोई बुल का हम लोग सीमन यूज़ करते हैं, हम उसके बच्चों की पहले तो उस बुल की परफॉर्मेंस देखते हैं कि वो बुल कैसे बच्चे पैदा कर रहा है। फिर उसके बच्चों की परफॉर्मेंस देखी जाती है कि उसके बच्चे कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। फिर आगे उनके बच्चों की परफॉर्मेंस देखी जाती है। हम लोग तकरीबन 3 पीढ़ियों की जब परफॉर्मेंस देखते हैं, इसमें तकरीबन एक बुल को प्रूवन अपने आप को जाहिर करते हुए कम से कम 5 साल का समय लग जाता है। 5 साल के बाद जब हम लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि उस बुल ने बहुत अच्छे बच्चे पैदा किए हैं, इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन हो, चाहे फैट परसेंटेज हो, या कहीं और ब्रीड कैरेक्टर्स हम लोगों ने देखने हो, तो आगे उसके बच्चों ने भी बहुत अच्छे बच्चे पैदा करनी है, उसकी भी हम लोगों ने परफॉर्मेंस देखनी है। तब हम उस ए बुल को, जो सबसे पहले बुल यूज़ किया था, उसके सीमन को हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए जो भी सीमन आप लोगों को सीमन सट्रास के जरिए मुहैया करवाया जाता है वो प्रूवन बुल्स का सीमन होता है। उसकी 3 पीढ़ियों के रिकॉर्ड की हम लोगों के पास प्रॉपर स्टडी होती है कि उनके बच्चों की परफॉर्मेंस और उनके पड़पोतों की परफॉर्मेंस कैसी आएगी और आगे से उसके बच्चे हम लोगों के पास कैसे बनेंगे। और दूसरी बात जो जहाँ की जीनोमिक बुल्स की बात है, जीनोमिक बुल्स के भीतर हम लोग उसके जीन्स की स्टडी करते हैं। जीन की स्टडी करने में हम लोग जब एक बुल तकरीबन 1.5-2 साल की उम्र में जब सीमन देने लगता है, उस बुल्स की हम लोग 2 साल के भीतर उसके सारे जीन्स की स्टडी कर लेते हैं। जीन्स की स्टडी ये बहुत हायर लेवल पे करनी पड़ती है। उससे भी हम लोगों को पता चल जाता है जीन्स की स्टडी करने से कि इसकी ये बुल कैसी जनरेशन्स पैदा करेगा। तो आजकल हम लोग काफ़ी हद तक जो सीमन सट्रास तैयार करते हैं जीनोमिक बुल से किए जाते हैं। लेकिन अगर चाहे कोई भी तरीका हम लोग एप्लीकेबल करें, जो भी सीमन सट्रास आप लोगों को मुहैया होंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, वो या तो प्रूवन बुल से होंगे या वो जीनोमिक बुल से होंगे, जिसका रिकॉर्ड हम लोगों के पास बहुत अच्छे तरह से मेंटेन किया जाता है। इसलिए आप लोगों को ये बात का विश्वास हो जाता है कि जब भी आप लोग यही करवाओगे, उसमें आपके जो प्रोजनी पैदा होगी, जो बच्चे पैदा होंगे, वो बहुत ही अच्छे से अच्छे किस्म के होंगे। केवल दूध की प्रोडक्शन के हेतु ही नहीं, उसमें फैट परसेंटेज का भी ख्याल रखा जाता है और उसमें ब्रीड कैरेक्टर्स का भी ख्याल रखा जाता है, ताकि उन आने वाले पशुओं की पीढ़ियों में बीमारियां भी कम से कम आए। इस बात का ख्याल भी काफ़ी हद तक रखा जाता है। और इसके बाद दूसरी बात है, जब हम लोग नेचुरल सर्विस करवाते हैं
तो एक बुल से जब हम एक गाय को नए दूध करवाते हैं तो उसमें जो सीमन का इजैकुलेशन होता है वो केवल एक गाय को ही नए दूध कर सकता है, एक गाय को ही उसमें प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग उसका सीमन का कलेक्शन करें और उस सीमन का इवैल्यूएशन करें तो उस सीमन से कम 100 से 150 बहुत बढ़िया सीमन सटरास तैयार हो सकते हैं। यानी कि उसी सीमन से जिससे केवल एक गाय गर्भवत होगी, हम सीमन सटरा तैयार करके कम से कम 100 से 150 गाय को वो सीमन सटरा लगा के उन गायों को गर्भवत कर सकते हैं। यानी कि एक बुल के रखने से हम लोग जिसका सीमन सिर्फ एक गाय के लिए यूज़ होगा, उसी बुल के सीमन से हम लोग कम से कम 150 गायों को गर्भवत करने की ये हमारी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम लोगों के पास ये प्रावधान बन जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि नेचुरल सर्विस में अगर हम लोग एक पशु को करेंगे तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम कम से कम 100 से 150 पशुओं को गर्भवत करवा सकते हैं। तीसरी बात है, जब हम लोग सीमन इनसे कलेक्ट करते हैं, जो सीमन की इजैकुलेशन के लिए, जो सीमन कलेक्शन के लिए जिन बुल्स को हम लोग पालते हैं, जिन बुल्स को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उसका जब सीमन कलेक्शन करने के बाद हम सीमन का इवैल्यूएशन करते हैं। सीमन इवैल्यूएशन करने का भाव क्या है, उसके भीतर कितने स्पर्म की कंसंट्रेशन है और उनकी स्पर्म की मोटिलिटी क्या है, और तीसरी बात उसमें किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंट है। अगर उस सीमन की भीतर किसी तरह के कोई ऐसे बैक्टीरिया हों या कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों जो मादा पशु के भीतर बीमारी फैलाने के लिए सक्षम हों, तो हम ऐसे सीमन को इवैल्यूएट करके उसके उन सभी तरह के जरासीमों को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स पहले यूज़ करते हैं ताकि वो सीमन जर्म रहित हो जाए। इसलिए जितने भी सीमन सटरास तैयार किए जाते हैं वो तकरीबन आलमोस्ट जर्म रहित होते हैं, बीमारियों से बिल्कुल रहित होते हैं। उसमें हमारे मादा पशुओं की जो सेफ्टी है वो बिल्कुल बनी रहती है। चौथी बात यह है कि कुछ एक ऐसी बीमारियां हैं जो केवल नर से मादा को संभोग के दरमियान ही फैलती हैं, जैसे ट्राइकोमोनियासिस होगी, ये विब्रियोसिस होगी, ये केवल सेक्सुअल कांटेक्ट से होती हैं। अगर हम लोग नेचुरल सर्विस ही बंद कर देते हैं तो ये बीमारियां अगर नर में होंगी, ये बीमारियां कभी मादा पशु में जाती ही नहीं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। तो हमारे सभी मादा पशु इन दोनों बीमारियों से हमेशा बचे रहते हैं। अगली बात आती है कि हमारे जितने भी पशु हैं मादा पशु, उनकी जेनेटिक बीमारियां, जो जेनेटिकल बीमारियां हैं या उनके जेनेटिकल ऑर्गन्स की बीमारियां हैं, वो बीमारियों से उनकी सेफ्टी भी बनी रहती है। अगली बात क्या है, नेचुरल सर्विस में जब हम लोग उससे गायों की या भैंसों की नेचुरल सर्विस करवाते हैं तो आपने देखा होगा जो मेल्स और फीमेल्स का जो रिजल्ट आता है दैट इज़ अबाउट 50-50%। उसमें तकरीबन 50% नर और 50% मादा बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे तो हमने सीमन को इस प्रकार से शोध कर लिया है, उस सीमन में हम लोग जो बच्चे पैदा होंगे उसमें केवल मादा बच्चे ही पैदा होते हैं, उसमें नर बच्चे पैदा नहीं होते। और ये जो सक्सेस रेट है मादा बच्चे पैदा होने का, ये तकरीबन 90% से भी ऊपर जाता है। तो इसलिए अगर हम लोग केवल गायों और भैंसों से मादा बच्चे ही पैदा करना चाहते हैं तो उसमें हमेशा ही हम लोगों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा, और जिसके लिए नेचुरल सर्विस में हम लोगों को उसका फ़ायदा नहीं होगा। आगे बात आती है, कई बार अगर हम लोग नेचुरल सर्विस करवाना चाहें, अगर एक हमारे पास गांव है, उस गांव में हम लोगों को HF का बुल भी रखना पड़ेगा, उस गांव में हम लोगों को जर्सी का बुल भी रखना पड़ेगा, उस गांव में हम लोगों को अगर कोई और भैंसों की नस्लें हैं मुर्रा के बुल भी रखने पड़ेंगे, नीली रावी के बुल भी रखने पड़ेंगे। लेकिन हर गांव में हम लोगों को बुल हर ब्रीड के रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करें, हम लोगों को इतने बुल्स पालने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हम लोगों को इतनी अच्छी क्वालिटी के, जो मैंने आपको जीनोमिक बुल्स बोले थे या प्रूवन बुल्स बोले थे, इतनी अच्छी क्वालिटी के हम लोगों को प्रूवन बुल्स और जीनोमिक बुल्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं होती। हम लोगों को निचले स्तर के बुल्स पर आना पड़ेगा। जब हम निचले स्तर पे बुल्स पे आएंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन रिकॉर्ड होगा, जो हमारे काव्स पैदा होंगे, जो बच्चियां पैदा होंगी, वो उस स्तर की नहीं होगी जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए बनती हैं।
इसलिए हम लोगों को इतने महंगे बुल पालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे, हम लोगों को जिला स्तर पर या किसी ब्लॉक स्तर पर कुछ एक ही बुल्स रखने पड़ते हैं। उस बुल्स का वहाँ पे सीमन कलेक्शन करके, उसका इवैल्यूएशन करके वहाँ पे सीमन सट्रा तैयार किए जाते हैं और उसको सारे ज़िले में या सारे ब्लॉक में उसको वितरित उसको हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और सभी डॉक्टर्स के पास या जो बंदे भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का काम करते हैं उनके पास ये सीमन सट्रा पहुंच जाते हैं। हम लोगों को ज़्यादा बुल्स पालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोगों को अननेसेसरी बुल्स पालने पे ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उसमें हमारे बहुत से डेयरी फार्मर्स का बहुत ज़्यादा खर्चा बुल रीडिंग के ऊपर हम लोगों का बच जाता है। आगे बात है कि हम लोगों का जैसे जो हिंदुस्तान की बात अगर हम करें, बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, इसमें बहुत रिमोट एरियाज़ हैं, दूर दूर लोग बसे हुए हैं, कई हिली एरियाज़ हैं, कई डेजर्ट एरियाज़ हैं, कई और बहुत रिमोट एरियाज़ हैं। कई गांव में पॉपुलेशन लोगों की भी बहुत कम है और पशुओं की पॉपुलेशन भी बहुत कम है। इतने दूर दूर इलाकों में हम लोगों को अगर हम नेचुरल सर्विस करवाना चाहें, ना तो हम वहाँ पे थोड़े से पशुओं के लिए कोई बुल रख पाते हैं, ना ही हम लोग वहाँ पे नेचुरल सर्विस के लिए बुल्स को किसी अच्छे एरिया से ट्रांसपोर्ट करके वहाँ पे ले जा सकते हैं। क्योंकि इतने दूर दराटे इलाके में अगर हम लोग अच्छे बुल्स को लेके जाएंगे तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस भी बहुत हो जाते हैं और दूसरी बात बुल को भी बहुत नुकसान होता है। लेकिन अगर हम लोग इन दूर दूर के इलाकों में, इन हिली एरियाज़ में, इन डेजर्ट एरिया में अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना चाहें तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम लोग जो हमारे वायबल या आपके सिलेंडर्स हैं, लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर्स हैं, उसको हम लोग बड़ी आसानी से अपने मोटर व्हीकल पे या अपनी कार पे बहुत आसानी से लेके जा सकते हैं और वहीं पे जाके उनकी एआई बड़े आराम से कर सकते हैं। उसमें हम लोगों को बुल्स को ट्रांसपोर्टेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगली बात है कि अगर हम लोग कुछ इलाकों में जो हमारे इंडियन ब्रीड्स की नस्लें हैं उनका कद काठ थोड़ा सा छोटा होता है, अगर हम लोग मान लो कि उसमें हमने एचएफ के उसका नेचुरल सर्विस करवानी है या ईआई करवानी है, तो वो छोटे स्मॉल साइज वाला जो पशु होगा, अगर बड़े आकार के बुल से उसकी हम लोग नेचुरल सर्विस करवाने की कोशिश करेंगे तो उसमें कई बार छोटे आकार के बुल्स को, बच्चियों को या गायों को या भैंसों को वो असमान साइज़ में उसमें नेचुरल सर्विस करवाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि उन दोनों का जो साइज़ में उसमें असमानता बहुत ज़्यादा होती है। और कई बार तो अगर छोटे साइज़ का फीमेल पशु है तो उसमें मेल पशु बड़े साइज़ का है तो उसमें कई बार चोट लगने का डर भी हम लोगों को बना रहता है। लेकिन इसी तरह अगर कई बार हमारे पास जो फीमेल्स हैं वो बहुत अच्छे कद काठ की हैं तो हमारे पास मेल्स छोटे कद काठ के हैं तो उसमें भी हम लोगों को नेचुरल सर्विस करवाने में दिक्कत आती है। लेकिन अगर हमारे पास आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रावधान है तो उसमें चाहे छोटी नस्ल हो, चाहे फीमेल छोटी हो, चाहे फीमेल बड़ी हो, उसमें हम लोगों ने अपना हाथ डाल के उसके इंसेमिनेशन कर देते हैं। उसमें हम लोगों को कोई भी शरीर के जो आकार की असमानता है वो हमारे बीच में इंटरफियर नहीं करती, हम आराम से उसकी एआई कर देते हैं। उसके बाद एक और फ़ायदा है, कई बार अगर हमारे पास एक गांव में एक ही एचएफ बुल है तो अगर हमारा किसी कारण से एचएफ बुल में कोई जख्म हो गया या उसकी पिछली टांग में कोई इंजरी हो जाती है, वो लंगड़ा हो जाता है, तो वो गायों को नए दूध कर नहीं पाएगा, वो नेचुरल सर्विस दे नहीं पाएगा, क्योंकि गायों के ऊपर उसको जंप लेना मुश्किल हो जाता है। तो उस दिन या उस दिनों में जितनी भी गायें हीट में आएंगी उनकी नेचुरल सर्विस नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हमारा कोई जो बुल है जिससे हम लोग सीमन का कलेक्शन करते हैं उसमें कोई लंगड़ापन आ जाए या उसमें कोई टांग में चोट लग जाए तो वो भी माउंट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम उससे सीमन लेना चाहें तो हम इलेक्ट्रिक इजैकुलेशन के जरिए उससे सीमन का कलेक्शन कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक इजैकुलेशन की विधि से हम लोग रेक्टम में हाथ डाल के उसके अंदर कुछ वोल्टेज का करंट देते हैं। वो इंक्रीजिंग करंट देने के बाद तो उसमें सीमन का इजैकुलेशन हो सकता है और उस सीमन को हम लोग इवेल्युएट करके उसके सीमन सट्रास तैयार करके हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का काम बड़ी आसानी से चला सकते हैं। इसमें एक और भी बात है कि अगर हम नेचुरल सर्विस करवाना चाहेंगे तो नेचुरल सर्विस के भीतर आप लोग देखोगे कि जिस दिन बुल की डेथ हो गई तो उस दिन के बाद उसकी नेचुरल सर्विस बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का हम लोगों के पास प्रावधान है
तो हम जो हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के बुल्स हैं उसका हम सीमन कलेक्शन करके उसके सीमन स्ट्रास बना के रखते हैं। जितने सीमन स्ट्रास हम लोगों के यूज़ हो जाते हैं वो तो हम यूज़ करते रहते हैं, लेकिन जो सीमन स्ट्रास यूज़ नहीं होते उसको हम लिक्विड नाइट्रोजन में कंटेनर में स्टोर करके रख लेते हैं। और ये जो प्रिजर्वेशन है सीमन स्ट्रास की, अगर पशु की डेथ भी हो जाए उसके बाद भी जितने सीमन स्ट्रास हमारे पास प्रिजर्व होंगे उस सीमन स्ट्रास को हम 50 साल तक भी लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर में सही लेवल मेंटेन करके उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। उसके बाद भी हम लोग इसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं। इसलिए ये सभी तरह के जो एडवांटेजेस हैं ये केवल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ही पॉसिबल हैं। ये नेचुरल सर्विस में इनकी पॉसिबिलिटी नहीं है या बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए सभी किसान भाइयों को हम ये आपकी गाइडेंस देना चाहते हैं कि सजेशन देना चाहते हैं कि आप लोग अपने पशुओं को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएं अच्छे से अच्छे, क्योंकि इसमें सीमन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और इस सीमन के भीतर जितने हम लोग स्पर्म डालते हैं वो एक मादा की प्रेगनेंसी के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पर्म्स डाले जाते हैं। और दूसरी बात, अगर आप लोग सेक्स सीमन का यूज़ करोगे तो इसमें हमेशा ही आप लोगों को बच्चियां प्राप्त होगी और उसके कैरेक्टर्स भी बहुत ही अच्छे होंगे। इसलिए मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का काम ही अपनाने की कोशिश करोगे। थैंक यू सो मच।